Okay, Hess law of constant summation क्या बोलता है कि enthalpy change in a reaction is same whether reaction takes place in one step or more than one steps. Or more than one step. ठीक है. So according to this, अगर suppose एक रिएक्शन हो रही है, ये जिनका मिस हो रहा है वो देख लो उसको. अगर कोई एक रिएक्शन हो रही है A to B, राइट, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हीट चेंजेस दैट इज इक्वल टू Q, और यही रिएक्शन हो रही है थ्रू C to B, and A to C जो हीट चेंज है दैट इज Q1, and C to B जो हीट चेंज है दैट इज Q2, then according to the law Q will be equal to Q1 plus Q2. ठीक है. This law can be illustrated by taking the following example. जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एंड इट इज सीन दैट डेल्टा H जो इसका है दैट इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है. अब यही वाली जो रिएक्शन है दैट कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन टू स्टेप्स. पहले कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो है वो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. डेल्टा H इस रिएक्शन का जो है दैट इज माइनस 283.5 किलो जूल्स पर मोल, और डेल्टा H जो इसका है दैट इज इक्वल टू माइनस 110.0 किलो जूल्स पर मोल. Now to get this reaction हमें इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा. तो हम ऐड करते हैं इनको. कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कट गया दोनों साइड. कार्बन प्लस 1 is O2 टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. और डेल्टा H यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको और इसको भी हम ऐड कर देंगे. माइनस एंड माइनसेस प्लस, but the same remains, sign remains minus, so ये आ जाएगा minus 0.5 kilojoules per mole. ठीक है. So this is how we illustrate this reaction. इस वाली जो Hess law of constant summation है उसके बहुत सारे applications हैं. जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे थे. The first application is to determine the enthalpy of formation. So let's see enthalpy of formation हम किस तरह से determine करते हैं from Hess law. Enthalpy of formation, right? Enthalpy of formation के लिए we will have to take one example. Question की form में करते हैं. Question is calculate the enthalpy of formation of ethane. Calculate enthalpy of formation of ethane from the following data. So let's see data हमें क्या दिया है. First question, first जो equation दी है that is carbon plus oxygen to give carbon dioxide. Delta H for this reaction is minus 393.5 kilojoules per mole. Second reaction हमें दी है H2 plus half of O2. To give H2O, and delta H for this reaction is given as minus 285.8.
kilojoules per mole. Third reaction is the combustion reaction, जिसमें हम combustion कर रहे हैं इथेन की. Ethane is C2H6 plus 7/2 O2 to give CO2 plus 3H2O, और इसकी जो डेल्टा H दी है माइनस 1560 किलोजूल्स पर मोल. नाउ इससे हमको कैलकुलेट क्या करना है. जिन स्टूडेंट्स ने क्लास मिस करी है प्लीज देखो आराम से, बाद में कॉपी करना. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन कैलकुलेट करनी है. फॉर्मेशन ऑफ इथेन का मतलब होता है कि उसी के एलिमेंट से हमें इथेन बनाना है. इथेन है C2H6, बैलेंस करो, एंड इसका हमको डेल्टा H फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है. ओके, अब उस इक्वेशन को इन तीनों से हम कंपेयर करेंगे. यहाँ पे इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 2 कार्बन के एटम्स है, यहाँ पे 1 कार्बन का एटम है, तो इसलिए इसको इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. सेकेंड, राइट हैंड साइड पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का एटम है, तो इसे हम मोल है, सो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. 2 मोल्स बनाने हैं हमको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मोल्स बनाने हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इन दोनों इक्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई करते हैं. हमारे पास आ जाएगा 2C plus 2O2 to give 2CO2. डेल्टा H को भी करना पड़ेगा, सो डेल्टा H कितना आ जाता है -393.5 into 2 कितना आएगा? -7.00. ठीक है, किलो जूल्स पर मोल. सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3H2 plus 3/2 O2 to give 3H2O, और डेल्टा H को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है -857.4 किलोजूल्स पर मोल. ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे है, तो हमें ये दोनों इक्वेशंस ऐड करनी पड़ेंगी ताकि हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पे ला सकें. सो लेट्स ऐड बोथ दीज इक्वेशंस. ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2C plus 3H2 plus 7/2 O2 to give 2CO2 plus 3H2O. डाटा भी ऐड करना है, माइनस एंड माइनस इज प्लस, but the sign remains minus. So delta H क्या आ जाएगा? 1644.4 minus 1644.4 kilojoules per mole. Right? Then we go on to the last equation. Last equation में C2H6 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट? पर यहाँ पे हमारे पास C2H6 राइट हैंड साइड पे है, तो इसे राइट हैंड साइड पे ले जाने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करना पड़ेगा. तो माइनस करते हैं, माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? -C2H6 minus O2 to give -2CO2 minus 3H2O. So ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया, ये और ये भी कट गया. सो हमारे पास क्या बचा? 2C प्लस, और ये माइनस है उस साइड, राइट हैंड से जाके ये प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बिकम C2H6. इसका डेल्टा H हमें माइनस दिया हुआ है, तो माइनस एंड माइनस इज प्लस. No, sign will also become minus, plus only over here.
Minus into minus is plus. Sign will also become plus. Okay. So answer अब इसका क्या आएगा? ये 1560 आ गया, माइनस करेंगे अब इसको 84.4. So delta H that is equal to minus 84.4 kilojoules per mole. ठीक है? So इस तरह से इसके हेस लॉ के जो क्वेश्चंस है वो हमने अटेम्प्ट करने हैं. क्लियर हो गया? Then the next topic we will go on to today is other type of enthalpies. Other types of enthalpies. अभी तक हमने enthalpy of reaction करा, enthalpy of formation करा. अब next type of enthalpy जो हम करेंगे that is enthalpy of solution. Enthalpy of solution. पहले define करो इसको. Enthalpy of solution. It is the enthalpy change when 1 mole enthalpy change when 1 mole of it dissolves in a specified amount dissolves in a specified amount of solvent at constant temperature and pressure. Constant temperature and pressure. ठीक है? This is what enthalpy of solution is. Basically, मतलब solution जो है वो कैसे बनता है? एक सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करा और वो सॉल्यूशन बन गया. ठीक है? अब जब एक सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ऐसा क्या उसके अंदर चेंजेस होती है कि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट ले रहे हैं, इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाह रहे हैं. तो जब हम इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो पहले सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे ना. सो ये पहले इसका जो क्रिस्टल होता है वो ब्रेक होता है और उस क्रिस्टल को ब्रेक करके रिस्पेक्टिव आयंस बनते हैं which are in the let's say in the gaseous state. ठीक है? अब जो एनर्जी इनको ब्रेक करने के लिए चाहिए उसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी. राइट? सो लैटिस एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of a crystal lattice is broken into its constituent particles. ठीक है? इस लैटिस एनर्जी को हम डेल्टा एच लैटिस के साथ डिनोट कर देते हैं. डेल्टा एच लैटिस. अब ये जो लैटिस एनर्जी है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड. नंबर 1, ये डिपेंड करेगी साइज ऑफ द आयंस के ऊपर. जितना छोटा साइज होगा आयन का उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए. तो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयंस लार्जर इज गोइंग टू बी द लैटिस एनर्जी. सो हम बोलते हैं साइज ऑफ द आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी. ठीक है? सेकेंड, it will depend upon charge on the ions.
अगेन अगर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। ज्यादा एनर्जी चाहिए हमको उसको ब्रेक करने के लिए, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक सब्सटेंस को अगर हमें डिसॉल्व करना है तो पहले हम उसको उसके रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक कर रहे हैं, उसके लिए हमें लैटिस एनर्जी चाहिए। अब वंस ये ब्रेक हो गए तो फिर ये सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेट होंगे, उसके साथ मिक्स होंगे। तो मतलब कि जैसे फर्स्ट फैक्टर ये आ गया, सेकंड फैक्टर Na gaseous सॉल्वेट हो रहे हैं। ठीक है, जब ये सॉल्वेट होंगे तो इसे हम Na aqueous बुला लेंगे। अब इन दिस केस ऑल्सो एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड, और उस एनर्जी को हम क्या बुलाते हैं, इट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, और इसे हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा H हाइड्रेशन। ओके, सो अगर हम इसे देखें और हम इसे देखें तो हम एक स्टेटमेंट पुट कर सकते हैं कि डेल्टा H सॉल्यूशन enthalpy of solution, that is the sum total of lattice energy and hydration energy. It is a sum total of lattice energy and hydration energy. This is what enthalpy of solution is. ठीक है, क्लियर हो गया। अब इससे हम लैटिस एनर्जी जो हमने करी, इससे हम डेल्टा H रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। लैटिस एनर्जी से हमने ये तो निकाली है डेल्टा H सॉल्यूशन, पर इसी से हम लैटिस एनर्जी से हम डेल्टा H रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, और उसे हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, सो लेट्स सी किस तरह से डेल्टा HR निकाल रहे हैं हम लैटिस एनर्जी। Born-Haber cycle. Now, according to this, जब भी एक हम बोल रहे हैं कि NaCl हमको बनाना है, उस NaCl बनाने के लिए हमको डेल्टा HR कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, Na plus Cl2, this is enthalpy of reaction to give us NaCl, और अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे हाफ ऑफ Cl2 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो सोडियम है ये सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है। ओके, अब ये वाली रिएक्शन कैसे होगी, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आपने सोडियम लिया सॉलिड फॉर्म में, उसके ऊपर हमने क्लोरीन गिरा दिया और वो सोडियम क्लोराइड बन गया। दिस कैन नॉट हैपन। तो कुछ इसमें रिएक्शन होनी चाहिए। ये जो सॉलिड सोडियम है ये पहले कन्वर्ट होगा गैसियस सोडियम में, और उसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, जब सॉलिड से गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन एनर्जी। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब गैसियस में से हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, एक एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो ये हमें Na पॉजिटिव दे देता है। ठीक है, उसी तरह से
यहाँ पे हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल को एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए टू गिव अस क्लोरीन गैसेस। इस क्लोरीन गैसेस पे हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दे देगा Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, NaCl बना देंगे। अब ये लैटिस बन रहा है NaCl का, तो ये कौन सी एनर्जी हो गई? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। अब डेल्टा HR क्या होगा? सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज जो कि इस प्रोसेस में हो रही है, ठीक है ना। सो व्हाट इज डेल्टा HR? sublimation energy plus ionization energy plus half of dissociation energy plus electron gain enthalpy plus lattice energy। ओके, अब आपने एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी ये दोनों हमेशा नेगेटिव में होते हैं। ओके, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होंगे। बाकी सारे के सारे जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दे ऑल आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। सबलिमेशन एनर्जी पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब हम डेल्टा HR कैलकुलेट करते हैं तो हमें साइंस का ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सो दिस इज आवर फर्स्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? The second type of enthalpy which we are going to do, that is enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization. क्या होता है neutralization reaction? What is neutralization? When acid or base directly reaches acid plus base to give salt plus water. That is neutralization. ठीक है? अब इसमें प्रोसेस में जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो कोई एंथैल्पी चेंजेस इसमें भी होंगे। उस एंथैल्पी चेंजेस को हम क्या बुलाते हैं? डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। राइट, इट इज नोन एज डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी? द एंथैल्पी चेंज when one mole of an acid is completely neutralized by a specified amount of base, by a specified amount of base, उसे हम क्या बुलाते हैं? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब मोटा मोटा इसको और इसको रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर, डेल्टा H हमेशा नेगेटिव। ओके, डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। जो डेल्टा H सॉल्यूशन हमने करा है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, डिपेंडिंग की लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या साइंस रहते हैं। लैटिस एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होती है, बट हाइड्रेशन एनर्जी में भी पॉजिटिव, ठीक है। बट यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। और एक और चीज याद रखनी है आपने कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं
of a strong acid plus a strong base. So delta H neutralization is always equal to minus 57.1 kilojoules per mole. हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हमेशा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की यही वैल्यू होती है माइनस 57.1। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, जैसे हम एक रिएक्शन कर रहे हैं HCl प्लस NaOH, HCl strong acid, NaOH strong base to give NaCl plus water। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है that is due to formation of water, और वाटर की फॉर्मेशन कैसे होगी? इसमें से H पॉजिटिव आयन एसिड में से, इसमें से OH नेगेटिव आयन बेस में से, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड की वो डिपेंड करती है कि कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की कितनी है, ठीक है। और बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं तो उसपे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है वाटर। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, चाहे आप HCl ले रहे हैं, आप H2SO4 ले रहे हैं, आप HNO3 ले रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जब इन तीनों की न्यूट्रलाइजेशन हम NaOH के साथ करेंगे विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, या KOH के साथ करेंगे विच इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमेशा रिजल्ट माइनस 57.1 किलोजूल्स रहेगा। अगर एसिड या बेस वीक है, in that case enthalpy of neutralization minus 57.1 से कम होगी। Okay, so if we are taking a weak acid, delta H neutralization is always less than 57 minus 57.1 kilojoules per mole। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वीक एसिड्स होती हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगी तो H पॉजिटिव आयंस पूरे नहीं निकलेंगे, कुछ H पॉजिटिव आयंस अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं। तो अगर वो पूरे नहीं निकलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी ना, और अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो डेल्टा H में तो फर्क पड़ेगा ही। सर्टेन एनर्जी जो है वो चाहिए टू कंप्लीटली ब्रेक दिस, इसको कंप्लीटली तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी यहां यूज हो जाती है तो इस पे फर्क पड़ जाता है। ये लेस देन दिस होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस 55 पॉइंट कुछ व्हेन वी आर टेकिंग एसिडिक एसिड। ओके, अदरवाइज अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, इन दैट केस इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? माइनस 57.1। समझ आ गई? दो एंथैल्पीज हमने करी, एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। The next is enthalpy of phase transitions. Phase transitions का मतलब क्या होता है? Phase हुआ solid liquid gas, तो phase transition का मतलब solid liquid में convert हो रहा है, liquid gas में convert हो रहा है, या solid directly gas में convert हो रहा है। तो उसमें जो enthalpy changes होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? That is known as enthalpy of phase transitions। तीन तरह की enthalpies हमने इसके अंदर पढ़नी है। The first one that is known as enthalpy of fusion। ठीक है, क्या हुआ enthalpy of fusion?
enthalpy change when 1 mole of a solid changes into liquid. Right? That is enthalpy of fusion when 1 mole of a solid changes into its liquid state. जैसे for example हम ice ले रहे हैं, ice water में convert हो रही है, तो इसका जो delta H है that is going to be enthalpy of fusion and delta H is equal to 40.79 kilojoules per mole. 40.79 kilojoules per mole. जो enthalpy of fusion होती है, it is always positive. Always positive. Second, enthalpy of vaporization. किस तरह से डिफाइन करेंगे? When 1 mole of a liquid changes into its vapor state. When 1 mole of a liquid, changes into vapor state. For example, water जो है वो gaseous state में convert हो रहा है. Into vapor. So this is enthalpy of vaporization. एक गलत चीज बताई मैंने, यहाँ पे 6 आएगा, डेल्टा H को लग रहा है, यहाँ पे प्लीज करेक्ट करो, डेल्टा H over here that is equal to 6.0 kilojoules per mole. 6.0 kilojoules per mole और ये डेल्टा H that is equal to 40.79 kilojoules per mole. This is also always is going to be positive. Clear? Next. Enthalpy of sublimation. When 1 mole of a solid converts directly into gaseous state. ठीक है? और जो enthalpy of sublimation होती है, that is also positive. But delta H sublimation is the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Sum total of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. ठीक है? तो आज हम यही कर रहे हैं.